बीए फर्स्ट, पेपर सेकंड। कौन कौन से पेपर है तुम्हारे बीए फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट पेपर तो है समाजशास्त्र का परिचय और दूसरा है भारत में समाज संरचना तथा परिवर्तन। संरचना तथा परिवर्तन में ये 7 है चैप्टर महिलाएं। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को उठाया हुआ है इन्होंने, जैसे एससी, ओबीसी और जनसंख्या, महिलाएं, दलित वर्ग और ये विवाह, नगर, मतलब किस तरह से हमारी सोसाइटी की बनावट है और इसमें हम क्या क्या हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें, इनको फोकस किया गया है मेन। आज है 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, तो ये मेन महिला चैप्टर महिलाएं, चलो आज के दिन ही पढ़ा है, अच्छा है। लेकिन इसमें जो भी डाटा दिया हुआ है तुम्हारी बुक में है 2011 में कुल जनगणना जनसंख्या 121.02 करोड़ है, मतलब अभी 2011 के अंतर्गत ही गणना चल रही है, तो अब जब तक 2021 का नहीं आता तब तक यही चलेगी। इनमें पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ तथा महिलाओं की जनसंख्या 58.64 करोड़ है। यहाँ स्त्री पुरुष अनुपात का प्रश्न है। अब पीछे गए, अब जैसे अभी अनुपात घटा, जैसे 62 और 58, इसी तरह से फिर पिछला दिखाते हैं ये कि 1991 में 927 प्रति हजार पुरुष था इनका एवरेज, महिलाएं 1000 पुरुषों पर 927 ही थी केवल। 2001 में अनुपात 933 हुआ, 2011 में 940 हो गया कि 1000 पुरुषों पर 2011 की जनगणना के अनुसार 940 महिलाएं हो गई। केरल और पांडिचेरी में जबकि स्थिति भिन्न है, स्थिति थोड़ी अलग है, वहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, लेकिन भारतीय संदर्भ में 1950 या उससे अधिक का स्त्री पुरुष अनुपात महिलाओं के अनुकूल माना जा सकता था कि तब महिला और पुरुषों का अनुपात कम नहीं था। केरल और पांडुचेरी के अलावा इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश में 992 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं, गोवा में 968, कर्नाटक 968, मणिपुर 987, ओडिशा 978, तमिलनाडु 995 और हिमाचल प्रदेश में 974। तो ये तो ओवरऑल मिला के 940 हो जाता है। बाकी इन प्रदेशों में महिलाओं की कंडीशन, महिलाओं की इतनी कमी नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता दर 18.33% पुरुषों की, पुरुष साक्षरता 27.16 और महिला साक्षरता 8.86% थी। 1991 में भारत में साक्षरता की दर 52% थी, 52.21%। पुरुष साक्षरता 64.1 और महिला साक्षरता दर 39.29। 2001 में 65% हो गई, जबकि इसमें पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो 75.85, महिलाओं की 54.16% थी। 2011 में प्रतिशत बढ़ा, पुरुष 74% हो गई यहाँ की जो साक्षरता दर है भारत की, और पुरुषों की इसमें 82.14 और महिलाओं की 65.46 हो गई। अब जैसे जैसे आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है उस तरह से महिलाओं का स्तर भी अच्छा होते जा रहा है। अब हिंदू महिलाओं की समस्याएं इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके महिलाओं की समस्याओं को बताया। पहले हिंदू महिलाओं की समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, दूसरा वैवाहिक समस्याएं। वैवाहिक समस्याओं में बाल विवाह की समस्या, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, दहेज की समस्या, तलाक की समस्या, बेमेल विवाह कि अगर किसी की अच्छी नौकरी है तो कुछ भी मेल और बेमेल विवाह हो जाते हैं, अंतरजातीय विवाहों का अभाव, बहुपत्नी विवाह। नंबर 3 आता है
पर्दा प्रथा, आज भी पर्दा प्रथा चली आ रही है। नंबर 4 वेश्यावृत्ति। नंबर 5 स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शैक्षणिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं। इस तरह से अनेकों समस्याएं हैं जो हिंदू महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। इसमें से कौन सी ऐसी समस्याएं लगती हैं तुम्हें जो तुम्हें समझ नहीं आती हो या फिर मुझे समझाने की ज़रूरत है? क्योंकि पारिवारिक समस्याएं आप देखते ही हो कि किस तरीके से लड़कियों पर रोक टोक लगाई जाती है कि आपको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। अगर कोई एनसीसी भी लेगा तो उस कैंप में जा सकते हैं। स्कूल अगर घर यहाँ ही है, गांव में ही है, तो तब तक जा सकते हैं। अगर बाहर कॉलेज में जाना है तो नहीं जा सकते। तो किस तरह की बाउंडेशंस उन पर लगाई जाती हैं, ये आज भी देखने को मिलता है। किसी के यहाँ पर अगर पहली बेटी हो गई तो वो दूसरा बच्चा करता है, और अगर पहला ही बेटा हो गया तो दूसरा बच्चा मुश्किल से और कोई कोई करता है। ये हिंदू समाज में अब भी देखने को मिल रहा है। वैवाहिक समस्याओं में कौन कौन सी? बाल विवाह बहुत कम हो चुके हैं, ये तो काफ़ी पहले की है। विधवा पुनर्विवाह का भाव आज भी है कि अगर किसी पुरुष की उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसके विवाह के लिए तुरंत से ऑप्शन खुलने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, इन बच्चों को कौन संभालेगा, कैसे पालेंगे, और इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये निकल कर आता है। लेकिन यदि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो अगर उसके पास बच्चे हैं तो उसके विवाह के बारे में नहीं सोचा जाता कि उसकी भी शादी होनी चाहिए, या इस बारे में बहुत ही कम विचार किए जाते हैं। हो भी जाती हैं लेकिन बहुत ही कम प्रतिशत है इसका। दहेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं ना सोसाइटी में ये कि वो आ जाएगा, महिलाओं की बढ़ोतरी। कोई महिला जैसे बच्चा होता है, भ्रूण हत्या क्यों कराते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या एक तो बच्ची की देखभाल की, और उससे भी बड़ी दहेज की, कि जिसके घर में खाने को दाने नहीं होंगे, वो अगर उसके घर में बेटी है तो वो पहले ये सोचेगा कि उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे बाद में, पहले उनका दहेज जोड़ना स्टार्ट कर देंगे कि ये चीज़ रखनी है, ये चीज़ रखनी है, नहीं हम कम खा लेंगे, उसके लिए जोड़ना भी तो है। तो ये वाली समस्याएं बहुत बड़ी बन जाती है कि अगर आप किसी अच्छे घर में अपनी बेटी को दोगे तो उसके लिए बहुत सारा धन आपको देना पड़ता है। तलाक आजकल तो एक इशू बना हुआ है तलाक का कि हाँ भाई, आज की सोसाइटी में पहले इन रिश्तों को पवित्र माना जाता था, लेकिन आज तो बात बात में तलाक होते हैं। ऊपर से दहेज की समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कई बार तो लड़की नहीं सह पाती है। लेकिन एक क्षेत्र वो भी बनता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। बेमेल विवाह, अगर किसी की सरकारी जॉब है तो वो कैसा भी सही, चाहे काला है, चाहे छोटा है, चाहे कुछ भी है, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसकी बहू कैसी होगी? बहुत ही सुंदर। ये अक्सर फेसबुक पे भी दिखते हैं और मोहल्लों में भी दिखाई दे जाता है कि उसकी वाइफ बहुत ही सुंदर आएगी। वो जिसको कह देंगे वही आ जाएगी लड़की। तो या फिर एज भी ज़्यादा हो रही है और उसकी जॉब लग गई है तो भी 17-18 साल की लड़की आराम से मिल जाएगी, प्लस दहेज लेकर आएगी। ये भी तो है। नेक्स्ट है अंतर्जातीय विवाहों का अभाव। क्यों? दूसरी अगर जाति में विवाह हो जाएंगे तो उनके लिए ऑप्शन खुल जाएगा। अपनी जाति में हमें दहेज देना पड़ेगा या फिर इस तरह के बहुत सारे बाउंडेशंस हैं, लेकिन अगर दूसरी जातियों में विवाह होने शुरू हो जाएंगे तो ये वाली बाउंडेशंस खत्म हो जाएंगी। बहुपत्नी विवाह के यहाँ पर हिंदू विवाहों में केवल एक पत्नी रखने का नियम है। यदि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है वो तभी दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन भारत के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुपत्नी विवाह भी पाया जाता है और वहाँ पर एक के साथ कई पत्नियाँ वो रख सकते हैं। इसमें बंगाल में अधिकतर जो कुलीन विवाह प्रचलित है वो इसी से रिलेटेड है। यह प्रथा अधिक वहाँ पर चल रही है। पर्दा प्रथा हर समाज में देखने को मिलेगी आपको, अपने आसपास भी। जो भी बच्चे गांव से रिलेट करते हैं, यहाँ तक कि शहर में रहने के बावजूद कुछ घरों में
पर्दा प्रथा का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता है। वेश्यावृत्ति, ये इसका प्रचलन काफ़ी टाइम से है, पहले से है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि उनके जैसे देवदासी प्रथा, और कुछ इलाके ऐसे हैं हिंदुओं के जो पिछड़ी जातियां या जनजातियां हैं जिनमें कि बड़ी लड़की होगी घर की तो उसको इसी काम में ढकेल दिया जाता है, चाहे उसकी मर्जी हो या उसकी मर्जी ना हो। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत ही मुश्किल से ध्यान दिया जाता है। बहुत ज़्यादा रेयर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है, नहीं तो घर पर ही उपचार करा लिया जाता है। शैक्षणिक समस्याएं मैंने तुम्हें बताया ही था, अगर इंटर कॉलेज अगर गांव में है तो ठीक है, अदरवाइज बाहर नहीं जाने देते। आज भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है। आर्थिक समस्याएं, हर कोई इतना उन्नत नहीं होता कि कई बार बच्चे इसी अभाव में भी नहीं पढ़ पाते हैं कि इतनी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि घर के दोनों बच्चे पढ़ें, तो उन दोनों बच्चों में चाहे लड़का पढ़ने लायक हो या नहीं हो, लेकिन पैसा उसी की पढ़ाई पर लगाया जाता है, या और लड़की अगर पढ़ना भी चाहती है तो उसे पैसे के अभाव में रोक दिया जाता है। सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं आदि ये बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं की स्थिति कैसी। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, कुल मिला के बहुत अच्छे से प्रगति कर रही हैं लड़कियां, और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी बहुत टाइम पर योजनाएं चलाती रहती हैं। कभी लैपटॉप बांटे जाते हैं, कभी साइकिल बांटे जाती हैं, कभी उनको धनराशि दी जाती है, उनकी स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि बच्चियों की पढ़ाइयाँ जो पढ़ना चाहती है उनकी पढ़ाई ना रुके और उन्हें शहर तक भेजा जा सके। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति, जब लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगी तो वो औद्योगिकरण की ओर भी बढ़ेंगी और वो हर क्षेत्र में आर्थिक धनोपार्जन करने के लिए हर क्षेत्र में जाएंगी। राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि आजकल बहुत देखने को मिल रही है कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा नहीं है केवल पुरुष नेता ही आपको देखने को मिलेंगे, बल्कि महिला नेता भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि न्यूज़ एंकर भी आपको मोस्टली अधिकतर लड़कियां ही देखने को मिलती हैं। सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई है। पारिवारिक क्षेत्र में अधिकारों की प्राप्ति हुई है कि लड़की को भी अपने दोनों परिवारों में उनको समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ये था हिंदू महिलाओं का समस्याएं और उनके आज की डेट में क्या कंडीशन है उनकी। अब आती है मुस्लिम महिलाओं की स्थिति। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में हम क्या देखते हैं कि के.एम. कपाड़िया कहते हैं कि इस्लाम ने पत्नियों की संख्या 4 तक सीमित करके, बालिका हत्या की निंदा करके, स्त्रियों और उत्तराधिकारों का भाग प्रदान करके, मेहर को वधू को दी गई भेंट घोषित करके तथा विवाह एवं विवाह विच्छेद संबंधी अरबी कानून को स्त्रियों को अनुकूल बनाकर स्त्री की स्थिति में थोड़ा सुधार किया है। फिर भी पर्दा प्रथा प्रचलन एवं शिक्षा के अभाव के कारण स्त्रियां राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में बहुत कम आ पाई हैं। बहुपत्नीत्व एवं आर्थिक पराश्रितता के कारण भी व्यवहार में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। यद्यपि कानूनी दृष्टि से उन्हें अनेक अधिकार दिए गए हैं। मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन अब आगे करते हैं कि किस प्रकार से उनकी कंडीशन होती है एक्चुअल में। ये सारे जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल पृष्ठभूमि है वहाँ पर इसका अभाव देखने को मिलता है। पहले एक अच्छी बात थी, मुस्लिमों में ना दहेज नहीं चलता था, लेकिन आज की डेट में मुस्लिमों में भी दहेज प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए इनमें भी ये वाली प्रॉब्लम्स आने लगी हैं जो हिंदुओं में थी। अब कहते हैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। विवाह संबंधी अधिकार, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार। मुस्लिम विधवा
को इस्लामी कानून के अनुसार पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त है। पति की मृत्यु होने पर इद्दत की अवधि, अब बताओ इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म के बाद मुस्लिम स्त्री को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी जाती है। दूसरा, तलाक का अधिकार। मुस्लिम स्त्रियों को शरीयत अधिनियम के अंतर्गत इला तथा ज़िहर तलाक देने का अधिकार है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अनुसार भी मुस्लिम स्त्रियों को तलाक देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं बहुत कम तलाक देती हैं, बहुत कम, यहाँ तक कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तलाक देते हैं। मुस्लिम महिलाओं को इतनी आपत्ति नहीं होती जितने उनके पतियों को आपत्तियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो 4-4 पत्नियां रखने का अधिकार होता है एक साथ। बाल विवाह का अभाव। मुसलमानों में बाल विवाह का अभाव पाया जाता है। इनमें बाल विवाह जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 15 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बिना उसके संरक्षकों की स्वीकृति के नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता है तो बालिग होने पर वर वधू ऐसे विवाह को रद्द घोषित कर सकते हैं। यस, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है मैम। जाता है, छोटी छोटी बच्चों के बुरखे बनवा दिए जाते हैं और उनको पहनाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप अलग एनवायरनमेंट में रहते हो, उनका केवल एक अकेला ही घर था, आज तो बहुत बड़ा परिवार उनका हो रहा है, लेकिन वो हिंदुओं वाले एरिया में रहते हैं और बिल्कुल हमारी ही तरह रहते हैं। ये नहीं पता चलता कि अधिकतर लड़कियों को उनको पंजाबन भी बोला जाता है कि आप तो लगते ही नहीं हो मुसलमान जैसे। बाहर अगर निकलोगे तो उन्हें पंजाबन भी, ये भी टैग दिया जाता है। जब उनकी शादियां हो जाती है, ऐसा नहीं है कि उनकी कास्ट में ये नहीं है कि हाँ भी बुर्का नहीं पहनना, जब उनकी शादियां हो जाती है तो कुछ लड़कियां ऐसे एनवायरनमेंट में चली जाती हैं कि उन्हें फिर से उसी एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है, बुरखे वाले में। लेकिन वो यहाँ आती हैं या फिर बस में आते आते या फिर रास्ते में आते आते अपने बुरखे को उतार के अपने बैग में डाल देती है कि हमारा गाँव आ गया, अब हमें बुरखे की ज़रूरत नहीं है। आरजी कॉलेज में भी जाती हैं लड़कियाँ, यहाँ भी एक आध आती होगी, फैज़े आम तक आती हैं हमारे गांव से लड़कियाँ, लेकिन बुर्का कोई नहीं पहन कर आती। इस तरह की फ्रीडम है हमें, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऐसे में रही हैं। प्राइस तुम्हें बाद में ही मिलेगा, प्राइस तुम्हें बाद में ही मिलेगा। क्या प्राइस तुम्हें बाद में ही मिलेगा? मतलब अब सारे जाएंगे ना तभी मिलेगा प्राइस। अभी उस वाली क्लास अपनी सिस्टर का लेने जा रहे हैं। अच्छा जाओ जाओ जाओ, ठीक है भाई। एक संपत्ति का अधिकार। एक है संपत्ति का अधिकार। सैद्धांतिक दृष्टि से मुस्लिम स्त्री को संपत्ति में कई अधिकार दिए गए हैं। पति से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे खर्चे, पान खाने के लिए खर्च दे। विवाह के उपलक्ष्य में दिए जाने वाले मेहर क्या होता है जानते हो? तुझसे तो ये उम्मीद नहीं है। जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उन्हें शादी के टाइम पर कुछ धन दिया जाता है, उसे मेहर कहते हैं। मतलब कि वो होता है मेहर होते हैं, मतलब कि वो चाहने के अकॉर्डिंग बनती है, उसे उस टाइम नहीं देते, वो बाद में ही देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, बोल देते हैं चाहे बाद में दो, चाहे पहले दो, चाहे उस टाइम दे दो, लेकिन एक मेहर निर्धारित कर दी जाती है। जैसे हम लोग ये के लड़के को देते हैं, लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है भाई। मेहर तो मेहर बहुत सारा पैसा कि मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं सरकार द्वारा किए गए प्रोग्राम्स। ठीक है, अटेंडेंस कर लेते हैं।